एक समय की बात है, किसी गांव में प्याज अपने पति आलू के साथ रहती थी। प्याज की एक बहू भी थी जिसे प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके पति यानी के आलू और प्याज के बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और आलू और प्याज को लगता था कि उसके बहू ने ही उसके बेटे को खा गई है। इसीलिए प्याज को चेरी फूटी आंख नहीं भाती थी। प्याज चाहती थी कि कैसे भी करके उसका अपनी विधवा बहू से पीछा छूट जाए। प्याज जब देखो तब अपनी बहू पर हुक्म झाड़ती रहती और उससे पूरा दिन घर का काम करवाया करती और अपनी बहू को बहुत ही परेशान करती। चेरी अपनी सास को कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप अपने घर का सारा काम किया करती। एक दिन प्याज चेरी से कहती है, अरे ओ चुड़ैल, जल्दी से कपड़े धो, जब देखो तब पूरे दिन घर में बैठी रहती है, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। फिर बेचारी चेरी रोते रोते सारे कपड़े धोती है। काश कि आज मेरे पति जिंदा होते तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और मुझे लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ते। मम्मी तो मुझे हर समय परेशान ही करती रहती हैं। इससे अच्छा तो आप मुझे अपने साथ ही ले जाते, कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। जब शाम होने वाली होती है तो प्याज फिर से शुरू हो जाती है, अरे ओ महारानी, दिखाई नहीं दे रहा है, शाम हो चुकी है, अब खाना कौन बनाएगा, चल जल्दी से जा और खाना बना। और फिर चेरी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तब वो घर के सभी लोगों को खाना खिलाती है। छी, इतना गंदा खाना, इसे तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। अरे बहू, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? अरे, इसके घर वालों ने इसे कहाँ कुछ सिखाया है, बस हमारे माथे पर थोप दिया है। भगवान बचाए ऐसी बहू से। और फिर प्याज उस खाने की थाली को नीचे जमीन पर फेंक देती है। ये सब देखकर चेरी काफी उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? यहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे भी आपके पास आना है। और फिर चेरी को यूं ही रोते रोते नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही चेरी किचन में काम करने के लिए चली जाती है कि तभी उसकी सास वहाँ पर आती है और चेरी से कहती है, देख चेरी, 2 दिन बाद होली है और घर का सारा काम बाकी है। पूरे घर की साफ सफाई करनी है और गुजिया बनानी है और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनानी है। ये सब तुझे ही करना है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। होली का नाम सुनकर चेरी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम दोनों होली खेला करते थे। होली खेलने में कितना मजा आता था। कितना समय हो गया होली खेले हुए, मुझे भी मन कर रहा है कि इस बार मैं भी होली खेलूं। अब तो सिर्फ पुरानी यादें ही बची हुई हैं। जब आप जिंदा थे तब कितना अच्छा लगता था। तब तो मैं अपनी सहेलियों के साथ भी होली खेला करती थी। तब कितना शौक था मुझे होली खेलने का। जब से आप मुझे छोड़ कर गए हैं, उसके बाद से कभी होली खेली ही नहीं। बस पूरे दिन होली में काम ही करती रहती हूँ। तभी पड़ोस के बच्चे शोर मचाते हुए प्याज के पास आते हैं। कल होली है, हमें बहुत सारे रंग और पिचकारियाँ चाहिए। ठीक है, तुम्हें जरूर मिलेंगे। अभी तुम सब यहाँ से जाओ। चेरी भी बच्चों की बातें सुनकर हिम्मत जुटाकर अपनी सास से कहती है, अरे मम्मी जी, इस बार मुझे भी होली खेलने का मन कर रहा है, तो क्या आप मेरे लिए भी कलर और पिचकारी लेकर आओगे? अपनी उम्र का भी तो लिहाज कर ले, ये तेरी कोई उम्र है होली खेलने की, जा घर का काम कर। और फिर चेरी कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना घर का काम करने में लग जाती है। काम करते हुए वो रो भी रही थी। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। अरे ओ करमचली, जरा यहाँ पर तो आना।
अपनी सास की आवाज सुनकर चेरी अपने सास के पास आती है। आपको कुछ काम था मुझसे क्या? देख, कल होली है, कल तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। हमारी नाक कटी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। अगर होली में किसी भी चीज की कमी हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। घर का सारा काम समय पर हो जाएगा। मुझे भी इस बार होली खेलने दो ना। बहुत समय से मैंने होली नहीं खेली। अरे तू क्या करेगी होली खेलकर? अपनी उम्र तो देख, यह कोई उम्र है होली खेलने की? मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि तू होली नहीं खेलेगी, मतलब नहीं खेलेगी। चेरी मन ही मन बहुत ही दुखी हो जाती है और वो सोचती है, मम्मी तो मुझे किसी भी कीमत पर होली खेलने नहीं देगी। सभी कोई तो होली खेलते हैं, बस मैं ही नहीं खेल सकती। काश कि आज मेरे पति जिंदा होते तो आज मैं भी होली खेल पाती। और फिर प्याज चेरी से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना, कहीं यहाँ वहाँ मत चली जाना। और फिर प्याज बाजार चली जाती है और चेरी फिर अपने काम पर लग जाती है। और फिर घर का सारा काम खत्म करके वो थोड़ी देर आराम करने लगती है कि तभी प्याज भी बाजार से होली का सामान लेकर आ जाती है। चेरी को आराम करते हुए देख प्याज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर प्याज चेरी को एक लात मारती है। अरे ओ महारानी, तू काम कर रही थी या फिर आराम कर रही थी? मैंने घर का सारा काम कर लिया है और मैं काफी थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने लगी। प्याज चेरी को बहुत कुछ सुनाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। चेरी अपने सास के ताने सुन सुनकर काफी तंग आ चुकी थी। रात भी बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। तब घर के सभी लोग सो रहे थे। तब चेरी चुपचाप घर से निकल जाती है। ये रोज रोज के ताने सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर ही जाऊं। और फिर चेरी रोते रोते एक कुएं के पास चली जाती है और उस कुएं में कूद जाती है। जिस कुएं में चेरी छलांग लगाती है, उस कुएं में एक भूत भी रहता था। वो भूत चेरी को सही सलामत कुएं से बाहर निकाल देता है। तुम नदी में क्यों कूदी? तुम तो भूत हो। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं बाकी भूतों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन तुम तो भूत हो, इसके बावजूद भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? सभी भूत बुरे नहीं होते। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मरना क्यों चाहती हो? जब से मेरे पति मुझे छोड़कर गए हैं, तब से मेरी सास मुझे कभी भी होली खेलने नहीं देती और मुझे बहुत कुछ सुनाती रहती है। उन्हें लगता है कि उनके बेटे को मैं ही खा गई हूँ। और फिर चेरी भूत को सारी बात बताती है। होली तो मुझे भी बहुत ही पसंद थी जब मैं जिंदा था, लेकिन जब से मैं भूत बना हूँ ना, तब से मैंने कभी भी होली नहीं खेली। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम इस बार होली जरूर खेलोगी। लेकिन कैसे? मेरी सास मुझे कभी भी होली खेलने नहीं देगी। उसकी तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। बस तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुम मुझे अपने साथ होली खेलने दोगी? हाँ जरूर, हम दोनों साथ में होली जरूर खेलेंगे, लेकिन तुम तो भूत हो। मैं अपना कोई भी रूप बदल सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं भूत हूँ। और मैं तुम्हारे सिवाय जब तक मैं ना चाहूँ, मैं किसी को दिखाई तक नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ घर लेकर चलोगी? वहाँ पर हम दोनों खूब होली खेलेंगे। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। और फिर चेरी और भूत घर चले जाते हैं और घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन आज होली थी। सभी लोग होली खेल रहे थे। सभी कोई
होली धूमधाम से मना रहे थे। कोई घर में पकवान बना रहा था तो कोई एक दूसरे को रंग लगा रहा था। सभी कोई एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे कि तभी प्यास चेरी के पास आती है। अरे ओ चेरी, क्या तू पूरे दिन सोते ही रहेगी क्या? तुझे पता नहीं है कि आज होली है और घर में कितना काम पड़ा है। चल चल जल्दी उठ और घर का सारा काम खत्म कर। मैं नहाने जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ तब तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। घर में पड़ोसी भी आने वाले होंगे होली खेलने के लिए। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर का सारा काम हो जाएगा। प्यास जब चेरी को सुना रही होती है तो ये सब भूत देख लेता है। ये सब देखकर भूत को बड़ा ही गुस्सा आता है। प्यास जैसे ही नहाने के लिए जाती है तो भूत घर का सारा काम चुटकियों में कर देता है। ये सब देखकर चेरी बहुत ही हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। चेरी भूत को धन्यवाद करती है। इतने में ही प्यास नहा कर आ जाती है। जब प्यास नहा कर आती है तो देखती है कि घर का सारा काम हो चुका था और खाना भी बन चुका था। ये सब देखकर प्यास को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी चेरी ने घर का सारा काम कैसे कर लिया। अरे, मैं तो तुझे ऐसे ही चुड़ैल बुलाती हूँ, क्या तू सच में चुड़ैल है क्या? इतनी जल्दी तूने घर का सारा काम कैसे कर लिया? तू मुझे सच सच बता, कहीं तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया है ना? मम्मी जी, मैंने तो घर का सारा काम कर लिया है, क्या अब मैं होली खेल सकती हूँ? नहीं, एक बार मैंने तुझे मना किया है ना, होली खेलने से तू होली नहीं खेल सकती। देख, अभी घर में मेहमान आते ही होंगे। चेरी अपने सास की बात सुनकर काफी उदास हो जाती है। चेरी, तुम उदास मत हो, तुम इस बार होली जरूर खेलोगी, यह मेरा वादा है। इतने में ही प्यास के घर पड़ोसी और रिश्तेदार होली खेलने के लिए आते हैं और वो सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जैसे ही प्यास पड़ोसी को रंग और गुलाल लगाने के लिए आती है तो भूत अपने जादू से प्यास को गिरा देता है, जिसकी वजह से प्यास का पैर टूट जाता है। हाय रे, मेरा पैर टूट गया, अब मैं होली कैसे खेलूंगी? मर गई रे, पैर भी आज ही टूटना था, यह क्या हो गया मेरे साथ? कि तभी चेरी प्यास के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और प्यास के पैर में मरहम पट्टी करने लगती है। चेरी प्यास की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ये सब देखकर प्यास रोने लगती है। अब प्यास को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो, मुझे माफ कर दो चेरी। आप तो मेरी माँ हो और आप मुझे डांट सकती हो और आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तभी प्यास का पति और उसके घर आए सभी रिश्तेदार प्यास से कहते हैं, देखा आपने तो कभी भी चेरी की कदर ही नहीं की। हाँ प्यास, इसने हमेशा तुझे अपनी माँ समझा और तूने इसे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे माफ कर दो चेरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हो, आपको माफी मांगते हुए मैं नहीं देख सकती। तू होली खेलना चाहती थी ना, तो जा, तू होली खेल सकती है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खेलनी होली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मैंने तुझे कहा ना कि जा तू होली खेल। चेरी बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, मेरे साथ कोई और भी है, वो भी मेरे साथ होली खेलना चाहता है। अगर आप कहो तो मैं उसे बुला लूं। हाँ हाँ बुला लो, तुम जिसे चाहे उसे होली खेलने के लिए बुला सकती हो। और फिर चेरी भूत को बुलाती है। भूत को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। भू 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 भूत, ये तो बहुत है। तुम सब मुझसे डरो नहीं, मैं तुम सबको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कि तभी चेरी भूत के बारे में सभी लोगों को बताती है। इसे भी होली खेलना अच्छा लगता है,
ये भी हमारे साथ होली खेलना चाहता है, इसे भी हमारे साथ होली खेले दो ना माँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तू कह रही है तो इसे भी हम अपने साथ होली जरूर खेलने देंगे। और फिर सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। किसी गांव में आलू और तरबूज रहा करते थे। आलू का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, वहीं तरबूज का परिवार बहुत ही अमीर था। आलू का परिवार थोड़े से पैसे में बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन वहीं पर तरबूज का परिवार काफी अमीर होने के बावजूद भी उसे शांति नहीं थी। तरबूज और उसकी पत्नी हमेशा यही सोचते थे कि और धन कैसे कमाए। ऐसे एक बार आलू रात को लकड़ियां काटकर घर लेकर आ रहा था कि तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उसकी सारी लकड़ियां भीग जाती हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो लकड़ी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे प्याज, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज तो इतनी जोर से बारिश हुई कि हमारी सारी लकड़ियां भीग चुकी है। अब तो हम इस लकड़ी को बाजार में बेच भी नहीं सकते। यह आप क्या बोल रहे हो? अब हमारा क्या होगा? घर में तो सिर्फ आज का ही राशन है, कैसे चलेगा हमारा घर? तो क्या माँ, कल से हमें खाना नहीं मिलेगा? मैं कुछ करता हूँ, तुम सब चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद पानी पानी, मेरा गला सूख रहा है, कोई पानी दो। अब आलू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कोई मुझे पानी दो, कोई मुझे पानी दो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। आलू की आवाज सुनकर आलू के पास उसकी पत्नी और उसका बेटा आता है। कोई मुझे पानी दो, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, कोई मुझे पानी दो। माँ, अब क्या होगा? पापा की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। एक तो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पता नहीं अब क्या होगा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहता हूँ माँ, जब तक पापा का बुखार पूरी तरीके से उतर नहीं जाता तब तक जंगल में मैं जाता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। अरे बेटा, तुम अभी बहुत ही छोटे हो, तुमसे लकड़ी काटने का काम नहीं होगा। मैं कर लूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और फिर अगले दिन सुबह होते ही टमाटर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। हाँ, ये रहा बूढ़ा पेड़, मुझे इसे ही काटना चाहिए, लेकिन मुझे इस बूढ़े पेड़ को देखकर दया आ रही है। मुझे काटने का मन नहीं कर रहा। मैं जाता हूँ यहाँ से, हाँ, यही मेरे लिए सही होगा। और फिर टमाटर उदास होकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से आवाज आती है। नहीं नहीं, तुम पाप नहीं कर रहे हो, तुम मुझे काट दो। ये पेड़ में से आवाज आ रही थी। टमाटर तो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। अरे, तुम तो बोल सकते हो, तुम तो जादुई पेड़ हो। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे काट दो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे काट दो। तुम परेशानी में होकर भी मुझे काटना नहीं चाहते। मैं तुम्हारी परेशानी देख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे काट दो, इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं, मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं आपको काटने के लिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं इस कुल्हाड़ी से मैं आप पर प्रहार करूं। आप तो जादुई पेड़ हो, क्या कोई और रास्ता नहीं है? टमाटर की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह बेटा, आज तो तुमने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। अब समझो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे? आज भी हम लोग बहुत ही गरीब हैं। तुम गरीब थे, लेकिन अब से नहीं रहोगे। अब तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। मेरे अंदर जाने का एक रास्ता है, तुम मेरे अंदर चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे मिलेंगे, उसे तुम रखो। इसके बाद तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। जादुई पेड़ की बात सुनकर टमाटर बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है,
नहीं पेड़ देवता, मुझे तो बस थोड़ा सा ही धन चाहिए, जिससे हम अपनी गरीबी दूर कर सके। वाह, तुमने तो मुझे फिर से खुश कर दिया। पता नहीं चल रहा है कि आज के समय में भी तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। हे पेड़ देवता, मैं आपके अंदर कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। यह मंत्र बोलोगे तो मेरे अंदर जाने का रास्ता खुल जाएगा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। वाह, कितना स्वादिष्ट मंत्र है। और फिर टमाटर वो मंत्र बोलता है। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। इतना बोलने पर ही पेड़ के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। अरे वाह, मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। और फिर टमाटर उस पेड़ के अंदर चला जाता है। अरे यह क्या, यहाँ पर तो बहुत सारा सोना चांदी सब है। मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 8 से 10 राजा का धन यहाँ पर इकट्ठा होगा। यहाँ पर तो ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब कुछ है। पता नहीं चल रहा है कि इसमें से मैं क्या लूँ, लेकिन इन सब की मुझे क्या ज़रूरत। मुझे लग रहा है कि इन सब में से मुझे सिर्फ 2 ही हीरे लेने चाहिए। और फिर टमाटर उन सभी धन में से मात्र 2 हीरे ही लेता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद अब टमाटर ने हीरे बेचकर एक अच्छा सा घर बना लिया था और एक अच्छी सी दुकान भी खोल ली थी। और सच में अब टमाटर के सारे दुख दूर हो चुके थे, उसकी गरीबी अब मिट चुकी थी। लेकिन ये सब देखकर तरबूज और उसकी पत्नी को काफी ईर्ष्या हो रही थी। अरे ओ तरबूज, तुम्हारे आंखों के सामने उस गरीब ने इतना अच्छा सा घर बना लिया और एक अच्छी सी दुकान भी खोल ली, तुमसे कुछ होगा भी। अब देखो चेरी, अब मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर तरबूज और उसकी पत्नी चेरी आलू के घर चले जाते हैं। और बताओ आलू कैसे हो? तुम्हारा धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत ही जल्दी तुमने अच्छी तरक्की कर ली। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया जिससे तुम रातों रात अमीर बन गए? जरा अपनी अमीरी का राज मुझे भी तो बताओ। मुझे तो लग रहा है कहीं पर आपने पैसों का पेड़ लगाया है, वहाँ पर जाते हो और पेड़ में से पैसे तोड़ लेते हो। नहीं नहीं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ, हम तो आज भी बहुत ही गरीब हैं। हम तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं। हमने सालों से जो जमा किया था बस उसी से ये सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम इतनी आसानी से मुझे सच नहीं बताने वाले। अब तो मैं पुलिस को बताऊंगा, तभी तुम्हारी सच्चाई बाहर आएगी। तरबूज की बातें सुनकर आलू और उसका परिवार डर जाता है। फिर टमाटर कहता है, नहीं नहीं, आप पुलिस को कुछ मत बताइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इसमें मेरे मम्मी पापा की कोई भी गलती नहीं है, ये सब मुझे जादुई पेड़ ने दिया है। और फिर टमाटर तरबूज और चेरी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो तुमने मुझे जो भी कहा है वह सच है या नहीं? मुझे इसका प्रमाण तो निकालना पड़ेगा ना। अभी मैं जाता हूँ उस जंगल में और वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। और फिर तरबूज उस जंगल में चला जाता है। उसकी बात मानकर मैं इस जंगल में आ तो गया हूँ, लेकिन मैं उस जादुई पेड़ को कैसे ढूंढूंगा? ये जंगल तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जोर जोर से मंत्र बोलता हूँ। जो भी जादुई पेड़ होगा उसका दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लग गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का। वो मंत्र, हाँ वो मंत्र तो मुझे याद ही है। और फिर तरबूज वो मंत्र बोलता है, धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। यह मंत्र पूरे जंगल में घूमते घूमते बोलता है। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। तरबूज के मंत्र की आवाज सुनकर
वो जादुई पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। अरे ये रहा पेड़ के अंदर जाने का रास्ता। मुझे मिल गया। यही है वह जादुई पेड़। और फिर तरबूज बहुत ही खुश होकर उस पेड़ के अंदर चला जाता है। अरे देखो देखो, मैंने सारा सोना ढूंढ लिया। उस मूर्ख टमाटर के बच्चे ने मात्र 2 हीरे ही लिए थे। मैं तो ये सारा सोना लेकर जाऊंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। तरबूज वो सब धन देखकर काफी बौखला जाता है। अब तरबूज के अंदर बहुत ही सारा लालच आ चुका था। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ इसमें से मैं क्या लेकर जाऊँ और क्या छोड़ दूँ। कि तभी उस जादुई पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब मुझे जितना होता है वह सभी धन में बोरे में भरने लगता हूँ और जो बचेगा वह मैं बाद में ले जाऊंगा। और फिर तरबूज उस सोने चांदी को एक बोरे में भरने लगता है। तरबूज उस धन को देखकर इतना डूब चुका था कि उसे ये भी पता नहीं था कि बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तरबूज फिर उस सभी सोने चांदी को इकट्ठा कर लेता है। मैं जितनी बोरियां लाया था वो सारी की सारी भर चुकी है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन जब तरबूज ने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता बंद हो चुका था। अरे ये क्या, बाहर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? लगता है मुझे मंत्र बोलना पड़ेगा। वह मंत्र क्या था? धरती के अंदर मछली का अंडा, मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा। अरे ये धरती के अंदर किसका अंडा था? भला धरती के अंदर अंडे कौन देता है? और अंडे देने के बाद क्या बोलना था? अरे रे, मुझे तो मंत्र ठीक से याद ही नहीं है। अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? अरे कोई है, बचाओ मुझे। अरे मुझे बचाओ। और फिर तरबूज जोर जोर से वो दरवाजा पीटने लगता है। लेकिन जंगल में तरबूज की आवाज भला कौन सुनता? अरे कोई है, दरवाजा खोलो। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तरबूज के वापस घर ना लौटने पर तरबूज की पत्नी चेरी काफी परेशान हो जाती है। हाय रे, 2 दिन बीत गए हैं लेकिन वह अभी तक नहीं आया। यह क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे पति के साथ क्या हुआ होगा? ऐसे ही चेरी रोते हुए आलू के घर जाती है। क्यों रे टमाटर, तुमने मेरे पति को कहाँ भेजा है? 2 दिन बीत गए हैं लेकिन वह अभी तक नहीं आए। चेरी की बातें सुनकर टमाटर सब कुछ समझ जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर टमाटर दौड़ते हुए उस जंगल में चला जाता है, उस जादुई पेड़ के पास। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। धरती के अंदर मुर्गी का अंडा, बनाओ आमलेट और खा जाओ पूरा का पूरा। टमाटर के मंत्र बोलने पर उस जादुई पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है तो उसे तरबूज दिखाई देता है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये अंदर जाकर मंत्र भूल गए थे और उसके वजह से यह अंदर ही फंस चुके थे। अब तरबूज उस पेड़ से बाहर आ जाता है। अरे बेटा टमाटर, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुमने ये दरवाजा खोल दिया। मैं तो 2 दिनों से यहीं पर फंसा हुआ था। मुझे तो लगा था कि मेरी मृत्यु अंदर ही हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। लेकिन तरबूज जब अपने सोने से भरे हुए बोरियों की तरफ देखता है तो वह सारा सोना गायब हो चुका था। अरे ये क्या, सोने से भरी हुई मेरी बोरिया तो गायब हो चुकी है। आखिर यही तो होना था। ये सब तो मोह माया था। मेरा तो मानना है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। हाँ बेटा टमाटर, तुम एकदम सही बोल रहे हो। आज मैं मरते मरते बचा हूँ। जान है तो जहान है। मेरी आंखें अब खुल चुकी है। अब मैं लालच नहीं करूँगा। अब मेहनत करके अपना जीवन बिताऊंगा।
चलो बेटा टमाटर, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर टमाटर और तरबूज वहाँ से चले जाते हैं। आलू प्याज को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। आलू बहुत ही गरीब था, लेकिन प्याज एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन की बेटी थी। प्याज के पिता का नाम तरबूज है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। उनके पास बहुत ही अच्छा बंगला और ढेर सारी गाड़ियां हैं। और उल्टा आलू एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है। आलू जितना महीने में कमाता है, उससे ज्यादा तो तरबूज एक दिन में उड़ा देता है। एक बार प्याज आलू से कहती है, आलू, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ प्याज, लेकिन मैं बहुत ही गरीब हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? हाँ आलू, मैं तुम्हारे साथ थोड़े से पैसे में भी बहुत ही खुश रहूंगी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कहीं पर भी रह लूंगी। लेकिन तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, हम भागकर शादी करेंगे। ये सुनकर आलू बहुत ही गुस्से में कहता है, नहीं प्याज, ऐसा तुम सोचना भी मत। पता है तुम्हारे पापा पर क्या गुजरेगी। मैं कायरो की तरह तुम्हें लेकर नहीं भागूंगा, बल्कि एक वीर की तरह तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ये सुनकर प्याज बहुत ही खुश हो जाती है। आलू और प्याज एक दूसरे के गले मिलते हैं और कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर आलू बहुत ही खुश हो जाता है। और यहाँ पर तरबूज आम के साथ बिजनेस डील कर रहे थे। देखिए तरबूज जी, आपका काम थोड़ा मुश्किल है। आपको तो पता ही है कि यह कितना मुश्किल है। अरे आम जी, आपके लिए क्या मुश्किल है? आपके लिए तो सब कुछ आसान है। हाँ हाँ, ये बात तो है। मैं आपका काम करवा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे मंत्री बनना है और उसके लिए मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। आपको जितने चाहे उतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, पैसों की बात नहीं है, कोई और बात है। पैसों की बात नहीं है तो फिर और क्या चाहिए आपको? मेरे पास पैसे तो बहुत है, मुझे कुछ और चाहिए। कुछ और मतलब? मैंने आपकी बेटी को देखा है, वह बहुत ही सुंदर है। उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तरबूज खुशी खुशी राजी हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर समझो, आप मंत्री बन गए। आलू से मिलने के बाद प्याज खुश होकर वापस अपने घर चली जाती है। तब तरबूज उसे अपने पास बुलाता है और उससे शादी की बात करता है, लेकिन प्याज मना कर देती है। प्याज की बात सुनकर तरबूज बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अरे बेटी, समझा करो, इससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और मेरी भी। यह शादी होना बहुत ही जरूरी है, तभी तो मैं मंत्री बन पाऊंगा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बिजनेस का सामान नहीं जो आप मेरा बिजनेस में इस्तेमाल करो। मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम्हारी शादी तो होकर रहेगी और जिससे मैं चाहूंगा उससे ही होगी। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, बस बात खत्म। ये सुनकर प्याज अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। और यहाँ पर आलू अपने घर पहुँचता है। उसका पालतू कुत्ता उसका इंतजार कर रहा था। आलू के घर पहुँचते ही कुत्ता दौड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है और आलू भी उसके साथ खेलने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही प्याज आलू के घर चली जाती है। वो कुत्ता प्याज को अच्छी तरह से पहचान लेता है। वो कुत्ता प्याज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी आलू भी वहां पर आ जाता है। फिर प्याज आलू को सब कुछ बता देती है। यही सही समय है। आज ही मैं तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। और फिर आलू प्याज को अपने बाइक पर बिठाकर उसके घर चला जाता है। प्याज के घर पर तरबूज का सिक्योरिटी गार्ड आलू को पकड़ लेते हैं
और आलू को तरबूज के पास लेकर चला जाता है। कौन हो तुम? मेरी बेटी को बाइक पर बिठाकर मेरे पास आए हो, मतलब तुम में हिम्मत तो बहुत है। हाँ साहब, जो लोग प्यार करते हैं उसमें हिम्मत तो बहुत ज्यादा होती है। ये सुनकर तरबूज जोर जोर से हंसने लगता है। डायलॉग बाजी बहुत ही अच्छा कर लेते हो साहब। मैं आपकी बेटी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। आपकी बेटी भी मुझे बहुत ही पसंद करती है, इसीलिए मैं आज आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। चुप हो जाओ, अगर एक शब्द भी और कहा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो तुम जैसे भिखारी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ये बोलकर तरबूज उसे एक लात मारता है। मत मारिए उसे, मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सिक्योरिटी, इस आवारा लड़के को बाहर फेंक दो। और फिर सिक्योरिटी गार्ड आलू को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। सुन भिखारी, अगर आज के बाद यहाँ पर दिख गया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और फिर तरबूज प्याज को घर के अंदर बंद कर देते हैं। आज के बाद से तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी। अब तो तुम्हारी शादी होने के बाद ही तुम घर के बाहर जाओगी। और फिर अगले दिन ही आम और उसका बेटा प्याज को देखने आते हैं। और फिर प्याज और टमाटर की शादी फाइनल हो जाती है। और यहाँ पर आलू भी अपने घर में काफी उदास बैठा हुआ था। प्याज, चाहे जो भी हो जाए मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। और फिर आलू प्याज को भगाने का एक प्लान बनाता है। रात होते ही आलू प्याज के घर पहुंच जाता है। प्याज का कमरा ऊपर था, इसीलिए आलू रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और फिर प्याज के कमरे के अंदर घुस जाता है। आलू को देखकर प्याज बहुत ही खुश हो जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मुझे उस टमाटर से शादी करनी पड़ती। हाँ प्याज, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। फिर वो दोनों भागने के लिए बालकनी की तरफ आगे बढ़ते ही हैं कि प्याज के हाथ से एक गमला गिर पड़ता है, जिसकी आवाज से सब उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे ये क्या, तुम फिर से यहाँ पर आ गए? अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड, पकड़ लो इस आलू के बच्चे को और आज इसे छोड़ना मत। भागो आलू, तुम भागो, मैं बाद में आती हूँ। फिर आलू भागने लगता है और बालकनी से छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से आलू के पैर में चोट लग जाती है और फिर वो भाग नहीं पाता। फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। फिर तरबूज और उसके सिक्योरिटी गार्ड आलू को उठाकर कब्रिस्तान में चला जाता है। आलू एकदम से डर जाता है, उसे पता चल चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं है। क्या हुआ? मुझे इस कब्रिस्तान में क्यों लेकर आए हो? अब तुम्हारे लिए यही सही जगह है। और फिर वो आलू को गोली मार देता है। इससे यहीं पर गाड़ दो। कि तभी आलू का कुत्ता भी वहाँ पर आ जाता है। आलू को मरा हुआ देखकर कुत्ता भी रोने लगता है और फिर गार्ड आलू को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आलू का कुत्ता आलू के कब्र पर चढ़कर रोने लगता है और यहाँ पर तरबूज अपने घर पहुँचता है और प्याज भी रोते हुए अपने पापा के पास आती है। पापा, क्या किया आपने मेरे आलू के साथ? बताइए पापा, आपने मेरे आलू के साथ क्या किया? अरे मैंने तुम्हारे आलू के साथ कुछ नहीं किया। और फिर तरबूज हंसते हुए प्याज के सामने झूठ कहता है। अरे बेटी, आलू के साथ कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो बड़ा ही लालची निकला। तुम्हारा आलू तो पैसों का भूखा निकला। मैंने उसे मात्र 1 लाख रुपए दिए और वह तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गया।
आप झूठ बोल रहे हो, मेरा आलू ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ये देखो, बैंक का मैसेज, मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए कट गए। और फिर तरबूज झूठा मैसेज दिखाता है। यह वो पैसे थे जो गार्ड को दिए थे आलू को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन प्याज को ये सब क्या पता, वो मैसेज देखकर रोना बंद कर देती है और शादी के लिए मान जाती है। उसने मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया था। मुझे यकीन नहीं होता पापा, अब मुझे उसके नाम से भी नफरत है। अब मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आप जैसे कहोगे, मैं उससे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। और फिर 2 दिन बाद टमाटर के साथ प्याज की शादी हो जाती है। और फिर प्याज अपने ससुराल चली जाती है। शादी की पहली रात टमाटर सो जाता है, लेकिन प्याज को नींद नहीं आती। प्याज को कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। प्याज चुपके से घर के बाहर निकलती है। प्याज घर के बाहर जाती है तो देखती है कि आलू का कुत्ता भौंक रहा था। और फिर आलू का कुत्ता प्याज को खींचने लगता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। प्याज भी उस कुत्ते के साथ जाने लगती है। वो कुत्ता प्याज को कब्रिस्तान में लेकर चला जाता है। अरे, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? कि तभी आलू की कब्र में से आलू की आत्मा बाहर निकलती है। कैसी हो प्याज, तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे तो है ना? आलू की आत्मा को देखकर प्याज चौंक जाती है। अरे, यह क्या, तुम मर चुके हो, लेकिन तुम तो पैसे लेकर भागे थे ना। अच्छा, तो तुम्हारे पापा ने ये बहाना बनाकर तुम्हें बताया है। क्या मतलब? और फिर आलू की आत्मा प्याज को सारी बात बताता है। तुमने ये कैसे मान लिया? क्या हमारा प्यार इतना हल्का था? तुम्हारे पापा ने मुझे अपने हाथों से गोली मारा है। जो भी हो, अब तुम किसी और की अमानत हो। मुझे बस तुम्हें देखना था। अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हुई। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा बोलकर आलू की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। आलू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर प्याज रोने लगती है कि तभी तरबूज भी प्याज को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे भलाई के लिए ही ऐसा किया है। तुम टमाटर के साथ ही खुश रहोगी। आप मुझे और आलू को एक साथ नहीं देखना चाहते थे ना, तो अब से मेरा और आलू का नाम हमेशा एक साथ ही लिया जाएगा। ऐसा बोलकर प्याज भी अपनी जान दे देती है। बेटी, यह क्या कर दिया तुमने? मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। और उसी दिन से इतिहास गवाह है, आलू और प्याज का नाम एक साथ ही लिया जाता है। आलू की सब्जी कभी भी प्याज के बिना नहीं बन सकती, इसलिए वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। और इसीलिए आलू को सब्जी का राजा और प्याज को सब्जी की रानी कहा गया है। गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। ये कहानी है एक बहुत ही गरीब आलू की। आलू बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करके बहुत ही कम पैसे कमा पा रहा था, जिसकी वजह से आलू के घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। आलू के घर में उसकी पत्नी, एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ी माँ थी। अब गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। इतनी भयानक गर्मी में आलू को दिन रात मजदूरी करनी पड़ती थी, तब जाकर आलू का घर जैसे तेज से चल पा रहा था। गर्मी की वजह से आलू को काम करने में काफी मुश्किल होती थी। आलू को अब ये चिंता सता रही थी कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों ने काम धंधे भी बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से आलू को कम काम मिल रहा था। अब आलू के घर का खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। एक बार आलू अपनी पत्नी प्याज से कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। एक तो इतनी भयानक गर्मी में काम करना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से लोगों ने अपनी दुकान खोलना कम कर दिया है। इसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल पा रहा है।
पता नहीं चल रहा है कि हमारा घर कैसे चलेगा और माँ की दवाइयाँ के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। गर्मी तो सभी के लिए बढ़ रही है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आलू दिन रात चिंता में डूबा रहता। आलू जब काम पर आया तो उसे मजदूरी के लिए कहीं पर भी काम नहीं मिला। तो फिर आलू अपने 2-4 दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगा। भाई, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा काम कम होता जा रहा है। लोगों ने अब हमें काम देना ही बंद कर दिया है। अब सभी सेठ अपने अपने दुकान और गोदाम जल्दी बंद कर देते हैं। एक तो ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है और ऊपर से हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। हाँ भाई, बोल तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। एक तो हम इतनी गर्मी में भी काम करने के लिए निकलते हैं और ऊपर से हमें कोई काम भी नहीं मिलता। हाय रे ये गरीबी, ऐसी गरीबी किसी को ना दे। आलू और उसके सभी दोस्त बहुत ही परेशान थे और उस दिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। और फिर आलू शाम होते ही अपने घर वापस चला जाता है। आज मुझे कोई भी काम नहीं मिला। आज मैं पूरे दिन खाली बैठा रहा और मेरे सभी साथी भी खाली बैठे रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारे घर में 2-4 दिन का राशन बचा हुआ है। आज आपको काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल आपको काम जरूर मिल जाएगा। देखना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अगले दिन फिर से आलू मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है। बहुत ही देर तक काम ढूंढने पर आलू को एक गोदाम में सामान धोने का काम मिल जाता है। फिर आलू सामान धोने लगता है। उस दिन भी बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। 3-4 घंटे तक काम करने के बाद आलू चक्कर खाकर गिर पड़ता है। फिर आलू के साथी उसे उठाकर पेड़ की छांव में बिठाते हैं और आलू के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। अरे भैया, लग रहा है गर्मी के कारण आलू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और इसी के वजह से आलू चक्कर खाकर गिर पड़ा है। इन्हें होश आ जाए फिर हम इसे इसके घर छोड़ आते हैं। थोड़ी देर तक लेटने के बाद आलू को होश आता है और वो उठकर बैठता है। अरे भाई, मुझे क्या हो गया था और मैं यहाँ पर कैसे हूँ। अरे आलू भाई, काम करते करते आपको चक्कर आ गया था और आप बेहोश हो चुके थे। करीब 3 घंटे तक आप बेहोश थे। अगर अब तुम चल सकते हो तो हम सभी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। और फिर वो सभी आलू को उसके घर पहुंचा देते हैं। आलू जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी प्याज आलू को ऐसी हालत में देखकर काफी परेशान हो जाती है। अरे, आपको क्या हो गया? सुबह तो आप अच्छे भले थे और अचानक से क्या हो गया आपको? एक तो इस भयानक गर्मी ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। मैं तो वहां पर काम कर रहा था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि मैं बर्दाश्त ना कर सका और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। और फिर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हैं। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कल सुबह होते ही पहले मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह होते ही प्याज आलू को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। देखिए, इन्हें गर्मी के कारण चक्कर आ गया है। मेरी माने तो इन्हें 5-6 दिन तक काम पर ना जाने दे। आपको कम से कम 5 दिन तो आराम करना ही होगा, नहीं तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और हाँ, आपको पौष्टिक और ठंडा खाना ही खाना होगा, जिससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी। क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ आलू ही था और अगर उसने भी काम करना छोड़ दिया तो उसका घर कैसे चलेगा। लेकिन अब अगर डॉक्टर ने कहा था
तो प्याज भला आलू को काम पर कैसे जाने देती। आलू बहुत ही उदास होकर मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि जिससे मेरा परिवार भूखा ना मरे। गर्मी का कहर ऐसा है कि मैं काम पर नहीं जा सकता, और अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है भगवान, अब आप अपना चमत्कार दिखाए। और फिर आलू भगवान के सामने प्रार्थना करके मंदिर के बाहर बैठ जाता है कि तभी वहां से सेठ जी मंदिर की तरफ से जाते हैं। सेठ जी जब मंदिर के पास से गुजर रहे थे तब उसका पर्स नीचे गिर पड़ता है। आलू ये सब देख लेता है, लेकिन जब तक वो सेठ जी को बुलाता कि तब तक सेठ जी वहां से जा चुके थे। तो फिर आलू वो पर्स उठाकर अपने पास रख लेता है और वहीं पर सेठ जी का इंतजार करता है कि शायद सेठ जी वापस यहाँ पर आए। बहुत ही देर तक इंतजार करने के बाद सेठ जी वापस वहां से गुजरते हैं तो आलू सेठ जी को रोक लेता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आप जब मंदिर की तरफ से गुजर रहे थे तो आपका ये पर्स गिर गया था। मैं आपको ये लौटाने के लिए कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। सेठ जी अपना पर्स आलू के हाथ में देखकर बहुत ही हैरान और खुश भी होते हैं। अरे, मेरा पर्स यहाँ पर गिर चुका था। मैंने इसे कहाँ कहाँ ढूंढा। मैं कितना परेशान हो चुका था इस वर्ष की वजह से। तुम्हें पता भी है इसमें क्या है? नहीं सेठ जी, मुझे नहीं पता। मैंने इसे खोलकर नहीं देखा। यह आपकी अमानत है, लीजिए। और फिर आलू सेठ जी को पर्स लौटा देता है। इसमें बहुत सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड भी है। मैं इसी की वजह से काफी परेशान हो चुका था। कहीं कोई इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना कर ले। तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे और यह कार्ड भी। इस क्रेडिट कार्ड की वजह से मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। और फिर सेठ जी अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर आलू को देते हैं, लेकिन आलू वो पैसे लेने से मना कर देता है। नहीं सेठ जी, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। ये आपकी अमानत है, इसलिए मैंने आपको ये लौटा दिया। बस मेरा काम खत्म। अब मैं घर चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। आलू की बात सुनकर सेठ जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब सेठ जी को पक्का यकीन हो चुका था कि यह बहुत ही ईमानदार है। तुम क्या करते हो और तुम कहाँ पर रहते हो? सेठ जी, यही पास में मेरी झोपड़ी है और मैं मजदूरी का काम करता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने अभी मुझे मजदूरी करने से मना किया है, इसलिए मैं मजदूरी पर जा नहीं पा रहा हूँ। और गर्मी भी बहुत ही भयानक है। मेरा तो घर चलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आजकल मेरे पास कोई भी काम नहीं है। गर्मी के कहर ने मेरी हालत पूरी तरीके से खराब कर दी है। मैं एक गरीब मजबूर मजदूर हूँ साहब, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। सेठ जी आलू की बातें सुनकर सब कुछ समझ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाए तब तुम मेरे पास आना। मेरे पास तुम्हारे लायक एक बहुत ही अच्छा सा काम है। ये बोलकर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद आलू सेठ जी के घर पर चला जाता है। आलू, अब से तुम मेरे गोदाम का हिसाब किताब करोगे। कितना सामान आया और कितना सामान गया, इसका तुम देखभाल करोगे। अब तुम्हें धूप में काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। अब से तुम्हें यहीं पर अच्छा सा खाना भी मिलेगा और आराम से तुम काम भी कर सकते हो। आलू तो ये सब सुनकर काफी खुश हो जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान ने उसकी सुन ली है। अब आलू के सारे दुख दूर हो जाते हैं और यहाँ पर सेठ जी को भी एक ऐसा ही आदमी चाहिए था कि जो बहुत ही ईमानदार हो और जिसके भरोसे सेठ जी वो पूरा गोदाम छोड़ सके। आलू की सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। अब उसे धूप में काम नहीं करना पड़ता। अब आलू और इसका परिवार बहुत ही खुश था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। इस बच्ची की उम्र मात्र 8 साल की है, लेकिन फिर भी वह
अपनी माँ प्यास की खूब मदद करती थी। प्यास एक विधवा थी जो फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा चला रही थी। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और समय के साथ ये सब करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि प्यास महंगे सामान खरीद नहीं पाती, इसलिए वो काफी सस्ते सामान खरीद कर बेचा करती थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग उससे सामान खरीदा करते थे। और ऊपर से प्यास के पास बेचने के लिए ज्यादा सामान भी नहीं होता था। बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से प्यास थोड़ा सा सामान ही खरीद पाती थी, जिन्हें बेचने के बाद ब्याज को थोड़े से पैसे ही मिलते थे। माँ, होली आने वाली है, तो हम इस बार भी होली में रंग और पिचकारी बेचेंगे ना? हाँ बेटी, ये थोड़े रंग और ये थोड़े से पिचकारी तो मैं खरीद कर लेकर आ गई हूँ, लेकिन पता नहीं इन्हें कौन खरीदेगा हमसे। कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ, होली पर तो सबको रंग और पिचकारी तो चाहिए ही। हाँ बेटी, लेकिन बाजार में तो तुम्हें पता ही है कि कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी रंग और पिचकारी हैं, और हमारे पास ये थोड़े से कलर और सस्ती सस्ती पिचकारी है, हमसे भला कौन खरीदेगा? सारे लोग तो उन्हीं के पास जाते हैं और हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा, आप देखना, और फिर हम भी बहुत ही अच्छे से होली मनाएंगे। गुजिया बनाएंगे, पूरी खीर बनाएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनाएंगे। और अरे बस कर, एक ही दिन में तो कितना खाएगी? इतने सपने मत देख, यहाँ पर तो 2 टाइम का खाना भी मुश्किल है, और तुझे ये सब खाना है, और वो भी एक ही दिन में। लेकिन एक बात तो सच है, तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे भी हिम्मत आ जाती है। अच्छा बेटी, तुम यहीं पर रुको, मैं ये सब लेकर जाती हूँ और अपनी दुकान लगाती हूँ। नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं है, दुकान आज मैं लगाती हूँ। अरे बेटी, तू अभी बहुत ही छोटी है, ये सब तुझसे नहीं होगा। ठीक है माँ, तो हम दोनों ही चलते हैं। फिर वो दोनों ही सामान उठाकर दुकान लगाने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों दुकान लगाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी प्यास को अचानक से चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। उसकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। माँ, क्या हो गया आपको? उस बच्ची ने अपनी माँ का माथा छू कर देखा तो उसे बहुत ही तेज बुखार था। ये देखकर बच्ची काफी डर गई और वो फौरन अपनी पड़ोस वाली काकी को बुलाकर लेकर आ गई। बेटी, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। और फिर वो बच्ची रोने लगती है। काकी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? जल्द से जल्द तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। नहीं काकी, जो पैसे थे वह मेरी माँ ने उन पैसों से यह रंग और पिचकारी खरीद ली है, इन्हें बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तू ऐसा कर, इसके माथे पर ठंडी ठंडी पानी की पट्टियाँ रखते रहना, लेकिन अगर इससे भी बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह काकी वहाँ से चली जाती है। फिर वह छोटी सी बच्ची पूरे दिन अपनी माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही, लेकिन प्यास का बुखार नहीं उतरा। अब उस बच्ची को समझ आ चुका था कि अब उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही होगा, जिससे वह अपनी माँ का इलाज करा सके। अगले दिन सुबह होते ही वह बच्ची फुटपाथ पर रंग और पिचकारी बेचने के लिए बैठ गई। अब शाम हो चुकी थी
लेकिन उसका सामान बिल्कुल भी नहीं बिका था। सभी लोग पास के बड़ी बड़ी दुकानों में से ही सामान खरीदा करते थे। तभी अचानक पापा, मुझे वह वाली पिचकारी चाहिए। बेटा, तुम रुको, मैं वह सामने वाली दुकान में से तुम्हें यही वाली पिचकारी खरीद कर देता हूँ। खरीद लीजिए ना साहब, मेरी सुबह से अब तक बोनी तक नहीं हुई है। आप यही पिचकारी वहां से खरीदोगे, इससे अच्छा आप यहीं से खरीद लो। आपको मैं बहुत ही सस्ते में दे दूंगी और मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ पापा, आप यहीं से खरीद लो ना। पता नहीं वहाँ पर मिले या ना मिले, जब यहाँ पर मिल रहा है तो यहीं से खरीद लेते हैं ना। सारा दिन बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखिए तो सही, अगर आपको अच्छा ना लगे तब आप जरूर वहां से खरीद लीजिएगा। आप मेरे यहाँ से ही पिचकारी खरीद लीजिए ना, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी साहब। छोटी सी बच्ची ऐसा बोलते बोलते रोने लगती है। बच्ची की आंखों में आंसू देखकर उस आदमी को उस पर दया आ गई और वो वहां से ही सामान खरीद लेता है। अच्छा ठीक है, लाव दो अपनी पिचकारी। और फिर वो बच्ची साहब को पिचकारी देती है और बदले में साहब उसे पैसे देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसकी माँ के इलाज के लिए इतने पैसे काफी नहीं थे, उसे और पैसे की जरूरत थी। उस बच्ची ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की पूरी कोशिश करती रही है। लेकिन उस साहब के बाद कोई भी ग्राहक नहीं आया। और फिर अगले दिन होली थी, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को रंग लगाते हुए खेल रहे थे। वहीं पर वो छोटी सी बच्ची उस फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारी बेच रही थी। तभी वहाँ से कुछ मनचले लड़के गुजरे। वो लोग वहीं पर रुक गए और उस बच्ची को काफी गंदी नजर से घूरने लगे। ये सब देखकर उस बच्ची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आकर रुकी और इसमें से एक बहुत ही बड़े साहब निकले। साहब को देखकर वो सभी लड़के वहाँ से चले गए। अरे बेटी, आज तो होली है, आज तो सभी लोग होली खेल रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठी हो। चलो उठो यहाँ से और जाओ, तुम भी होली मनाओ। जाओ, तुम अपने घर जाओ। नहीं साहब, मैं घर नहीं जा सकती। जब तक मेरे ये रंग और पिचकारी नहीं बिकते तब तक मैं घर नहीं जा सकती। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रही हो यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं। जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाकर वहाँ पर होली मनाओ। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। आज तो होली है और आज तो पूरा बाजार बंद है। जाओ तुम भी घर जाकर बच्चों के साथ खेलो। जिसे जो भी खरीदना था उसने खरीद लिया है, अब तुम्हारा सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर यह मेरा सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा? तुम्हारी माँ का क्या होगा? मतलब क्या है? फिर वो छोटी सी बच्ची साहब को सारी बात बताती है और फिर वो बच्ची रोने लगती है। उस बच्ची को रोता हुआ देखकर साहब को बहुत ही बुरा लगा। साहब ने बच्ची के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम रोना बंद करो और बताओ ये सारा सामान कितने का है? मुझे ये सारा सामान खरीदना है। साहब की बातें सुनकर बच्ची को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो बोली, अरे साहब, आप इतने सारे रंग और पिचकारी का क्या करोगे? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं बेटी, मुझे सच में ये सारा सामान चाहिए। वह क्या है ना कि मेरा एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है और मैं अपने कर्मचारी को ये सारा सामान गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बताओ ये सारा सामान कितने का है? साहब की बातें सुनकर वो बच्ची बहुत ही खुश हो जाती है और वो बहुत ही खुशी से कहती है, साहब ये सारा सामान 900 रुपए का है। ठीक है, इसे तुम मेरी गाड़ी में रख दो। और फिर वो छोटी सी बच्ची वो सारा सामान गाड़ी में रख देती है। अब तो तुम्हारा सारा सामान बिक गया ना, अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगी। हाँ साहब,
मैं आपको मेरे घर लेकर जरूर जाऊंगी, लेकिन आप मेरे घर आना क्यों चाहते हो? क्यों? अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और अभी तुम्हें अपनी माँ को अस्पताल लेकर नहीं जाना है क्या? साहब की बातें सुनकर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वो बच्ची साहब के साथ अपने घर चली जाती है, जहाँ पर प्यास की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आ गई बेटी, तू आ गई। तूने कुछ खाया भी है या नहीं? हाँ माँ, मैं आ गई, और देखो मेरे साथ कौन आया है। और फिर बेटी अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब तुम मेरी चिंता मत करो माँ, अब तुम जल्दी से उठो और चलते हैं अस्पताल। और फिर प्याज साहब के साथ अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर साहब उसका इलाज करना शुरू करते हैं। इन्हें बहुत ही तेज बुखार है और यह कमजोरी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इन्हें कुछ दिन यहीं पर रखना होगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, तुम्हारी माँ ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसमें करीबन 30 से 40 हजार का खर्चा लगेगा। पैसे की बात सुनकर बेटी काफी उदास हो जाती है। अरे बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप इसकी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए। जो भी खर्चा होगा मैं सारा दे दूंगा। और फिर साहब प्याज का अच्छे से इलाज करवाते हैं और अस्पताल का सारा खर्च खुद उठाते हैं। कुछ ही दिन में प्याज एकदम ठीक होकर वापस अपने घर आ जाती है। साहब, आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो काफी डर गई थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होता। आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा मेहनती और हिम्मत वाली लड़की है। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। बस आप जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। क्या मतलब आपका साहब? मतलब ये कि आज से तुम इसे स्कूल भेजो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसे स्कूल भेजूं, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इसकी पढ़ाई में जो भी खर्चा होगा वह सारा मैं उठाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में भगवान हो। और फिर अब से वो बच्ची स्कूल जाने लगी और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।